नमस्ते फ्रेंड। आज हम आपको कुछ मैं टॉपिक कॉमन कराने वाली हूँ जो कि सीटेट जो एलिमेंट्री एजुकेशन और जो प्राइमरी एजुकेशन है वो दोनों के लिए कॉमन है। फर्स्ट, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखो, ये प्राइमरी और जो सेकेंडरी जो लेवल है दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो डेवलपमेंट है इसमें ये देखा जाता है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ इसकी थ्योरी भी दी है जो कि मैं आगे इसको कराऊंगी, पर ये थोड़ा सा बेस हो जाएगा आपका एलिमेंट्री एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन के लिए कि आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको स्कूल्स करा देंगे, काफ़ी सारी थ्योरीज करा देंगे, पर लेकिन सीटेट में ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। थोड़ी सी ही थ्योरी आती है, बस उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। अब आपको बात करते हैं जैसे कि थ्योरीज में इसमें गिनी चुनी थ्योरीज आती हैं। एक तो प्याजे की थ्योरी है, बायगॉस की थ्योरी है, एक कॉल्वर की थ्योरी है जो कि नैतिक विकास से संबंधित है। इसे थ्योरीज में भी आप तीन प्रकार से बांट सकते हो एक तरीके से। एक तो आपकी इंटेलिजेंस आ जाएगी। देखो, स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। इंटेलिजेंस थ्योरी आ जाएगी आपकी, और इधर की तरफ आपकी जो मोरल डेवलपमेंट है वो थ्योरी आ जाएगी। मोरल थ्योरीज आ जाएगी, इंटेलिजेंट थ्योरी आ जाएगी। इंटेलिजेंट थ्योरी में बस आपको जो टर्मन का जो सिद्धांत दिया था, जो आपकी जो मेंटल एबिलिटी और जो वास्तविक क्षमता और जो आपकी मानसिक क्षमता, उसको जो मापने का जो मेजरमेंट था टर्मन द्वारा, बस उसमें यही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। आप कह सकते हैं अल्फाबेट बड़े हैं, मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस कॉमन सी इनकी हेडलाइनिंग पढ़नी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। मोरल थ्योरी में अगर बात करते हैं तो हमारी कॉलबर्ग की थ्योरी आ जाती है जो कि मोरल थ्योरी से संबंधित है, और जीन प्याजी जो कि आपके निर्माणवाद हैं उनकी थ्योरी आ जाती है। अब बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी आपके प्राइमरी एंड एलिमेंट्री दोनों में आने वाला है। खास करके ये मैंने टॉपिक वो लिखे हैं जो कि प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री दोनों के लिए उपलब्ध है। ब्लूम टैक्सोनॉमी की थ्योरी में क्या है कि आप सिद्धांत लेते हो पढ़ाने के लिए कि बुक में किस प्रकार से मैं क्वेश्चन डेवलपमेंट करने हैं, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए आपके या फिर लॉन्ग होने चाहिए, उससे रिलेटेड है। अब बात करते हैं आरटी एक्ट। आरटी एक्ट है आपका 2009 जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, आपको ये कंप्लीट करना है। और एनसीएफ में आपका पूरा जो करिकुलम है, एक बेस है करिकुलम, जो कि आपको पढ़ाना क्या है। जैसे कि हम डीएड बीएड किया था तो हमने भी देखा था, हमारे पास भी एक सिलेबस था। उसी प्रकार से जो बच्चे हैं एलिमेंट्री वाले और जो प्राइमरी एजुकेशन वाले, उनको पढ़ाना किस बेस पे, उनका एक तरीके से करिकुलम है, वो एनसीएफ डेवलपमेंट करता है। अब बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी जो अक्टूबर 2020 में लागू हुई है, वो आपको थोड़ी सी पढ़नी है क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट हमारे बड़े हैं ना टॉपिक, इसके बेस पर। अब देखो, सीसीई आपके जो पांचों टॉपिक हैं, ईवीएस है। अब बात करते हैं सीसीई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ये चारों पांचों टॉपिक में आने वाला है। आपका मैथ है उसमें भी सीसीई आएगा, आपका ईवीएस है उसमें भी सीसीई आएगा, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसमें भी सीसीई आएगा। यानी कि ये कॉमन टॉपिक है, आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ना है। अब बात करते हैं लैंग्वेज एंड थॉट। देखो, जब हम प्राइमरी जो एजुकेशन जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उनका थोड़ा सा लेवल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो बच्चों की उम्र है वो 5 से 11 वर्ष के बीच में रखना। तो आप उनके थॉट को देखोगे कि आप बच्चों में जो डेवलपमेंट हो रहा है भाषा का, वो किस बेस पे हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो बच्चों का जो भाषा और जो आपका विचार है बच्चों का, उनके विचारों पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, ना कि भाषा पर। भाषा में आप ग्रामेटिकल को यूज नहीं कर सकते, मतलब बच्चे के लेवल के हिसाब से। लैंग्वेज एंड थॉट में क्या होता है कि बच्चों को विचारों को देखा जाता है कि बच्चा एक्सप्रेस कैसे कर रहा है। इसमें बच्चों की जो ग्रामर है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि आपको पता है कि बच्चा गलत बोल रहा है, उसके बावजूद भी आप बच्चे ने जो एक्सप्रेशन किए हैं विचार, उस पर ध्यान देना है। अब बात करते हैं टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपके जो मैथ में है वो थोड़े से अलग हो जाएंगे, मैथ से अलग होते हैं रिलेटेड। और आपके ईवीएस है उससे अलग हो जाएंगे, उसमें अलग हो जाएंगे।
और आपकी जो लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट की जो TLM है वो अलग हो जाएंगे। यानी कि एक कॉमन टॉपिक है, पर लेकिन सब्जेक्ट के रिलेटेड अगर देखी जाए जो इनके TLM है वो अलग अलग हो जाएंगे। अब बात करते हैं लिंग जेंडर की बारी। देखो जो इसमें जो जेंडर दे रखा है वो पक्षपात से दे रखा है। जो इसमें जो जेंडर दे रखा है वो पक्षपात से दे रखा है। जो बच्चों में आपको पता है कि जो जैसे कि गर्ल है बॉय है, उसमें अगर आप पक्षपात करोगे तो किसके शिकार बनोगे? जेंडर, यानी कि आप जेंडर का जो आपका जो अगर आप जेंडर में कक्षा में पक्षपात से होता है। अब आप बात करोगे कि किस प्रकार की पक्षपात, जैसे देखो पहले टाइम में था कि लड़कियों को अलग रखा जाता था और लड़कों को अलग रखा जाता था, लेकिन नहीं, पर आपको दोनों को इक्वल ही समझना। आपको ऐसा नहीं समझना कि लड़का इंटेलिजेंट है लड़की इंटेलिजेंट नहीं है, या फिर लड़की इंटेलिजेंट है या फिर लड़का इंटेलिजेंट नहीं। दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, ना कि दोनों को वेरिएशन करना है। क्या करना है? इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। अब बात करते हैं मोटिवेशन। अब बात करते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन बच्चों को हमेशा मोटिवेटेड करना है। अगर आप मान के चलो बच्चा करने का प्रयास कर रहा है तो उसको थोड़ा सा हिंट दो, मोटिवेटेड करो, ना कि आप उसने कुछ गलत भी कर दिया तो आप उसको क्रॉसिंग कर दो कि आपने ये गलत किया, कि जिससे बच्चा क्या हो जाएगा? मोटिवेटेड, डिमोटिवेटेड हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि बच्चा मोटिवेटेड हो, ना कि डिमोटिवेट हो। अब यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन की बात करते हैं तो इसमें जो आपके चॉमस्की हैं वो आएंगे, उनकी थ्योरी आ जाती है। पर ये थोड़े से टॉपिक हैं, ये दोनों जो आपकी लैंग्वेज यानी कि भाषा से रिलेटेड है। ये दोनों टॉपिक है भाषा से रिलेटेड है। अब देखो इसमें जो चॉमस्की ने कहा है कि बच्चों में जो भाषा की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। आपने पढ़ा होगा LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस होता है, तो वो बच्चों की क्या होती है? जन्म से ही होती है। वातावरण में तो बच्चा क्या करता है? अपने विचारों को एक्सप्रेशन करता है। वो चॉमस्की का कहना था। अब बात करते हैं आगे, देखो लैंग्वेज स्किल की। जो लैंग्वेज स्किल है वो आपके LSRW आ जाते हैं। LSRW मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं है। L का मतलब होता है लिसनिंग, S का मतलब होता है स्पीकिंग, R का मतलब होता है रीडिंग और W का मतलब होता है राइटिंग। देखो जो आपकी लैंग्वेज स्किल्स हैं तो सबसे पहले जो प्राइमरी हमारा वर्क होता है वो क्या होता है? लिसनिंग का होता है। बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले सुनेगा। बच्चे से ही नहीं, हम बड़ों से भी मतलब होता है। हम करते क्या? पहले लिसनिंग करते हैं। लिसनिंग करने के बाद में समझते हैं, फिर उसको स्पीकिंग करते हैं, यानी कि फिर बोलते हैं। बोलने के बाद में फिर बच्चा क्या करता है? रीडिंग करता है, पढ़ना सीखता है। सबसे लास्ट ऑप्शन है राइटिंग करना। पर लेकिन अगर मारिया मोंटेसोरी की अगर आप थ्योरी पढ़ोगे, जो आपकी जो राइटिंग और रीडिंग है वो थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगी। यानी कि वो उन्होंने कहा है, मारिया मोंटेसोरी ने, कि बच्चा है सब लिखना पहले सीखता है और रीडिंग बाद में करना सीखता है, अकॉर्डिंग टू मारिया मोंटेसोरी। पर लेकिन लैंग्वेज और स्किल डेवलपमेंट LSRW ही होते हैं। मैं ऑब्जेक्शन में लिख दे रही हूँ मारिया मोंटेसोरी। इनका ध्यान रखना है। बस इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस W पहले कर दिया, यानी कि राइटिंग पहले कर दिया है बजाय रीडिंग के। बस इनके ही अकॉर्डिंग ऐसा है और किसी के अकॉर्डिंग नहीं है। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। देखो डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग का मतलब ये है कि आपने बच्चों को देखना है। बच्चों को किस प्रकार से देखना है? कि मूल्यांकन करना है एक तरीके से। आपका डायग्नोस्ट का मतलब होता है एक तरीके से पता लगाना, और रिमेडियल का मतलब होता है जो आपने पता लगाया है उसको भरना, यानी कि उसकी एक तरीके से उपचारात्मक करना। यहाँ पे डायग्नोस्टिक यानी कि निदानात्मक और रिमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक। पहले बच्चों का, जैसे कि आपको पता है कि बच्चे भाषा विकास में थोड़ी सी त्रुटि करते हैं, ग्रामर में त्रुटि करते हैं, या फिर मैथमेटिक्स में त्रुटि करते हैं, मान के चलो फ्रैक्शन में बच्चों ने त्रुटि करी है, तो आपको पहले पता लगाना कि बच्चा कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है। वो LCM में मिस्टेक कर रहा है, या फिर जब LCM से जब डिवाइड देते हैं तो वहां पे मिस्टेक कर रहा है, तो आपको क्या करना है? डायग्नोस्ट करना है। डायग्नोस्ट करने के बाद में आपको पता चला कि बच्चा LCM में मिस्टेक कर रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है? रिमेडियल करना है, यानी कि उपचार करना है।
उपचार बच्चों को बताना है कि वो एलसीएम है, एलसीएम पहले लेना है, एलसीएम लेने के बाद में फिर उस जो सब्जेक्ट जो आपकी संख्या है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जिससे बच्चा क्या होगा, पहले आपने पता लगाया फिर उसका उपचार किया, वो क्या कहलाएगा, डायग्नोस्टिक रिमेडियल टीचिंग। आपने जो आपकी शिक्षण प्रणाली है, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है एक शिक्षण प्रणाली का। अब आगे बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो इंक्लूसिव एजुकेशन में ये होता है कि काफी सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत बच्चे होते हैं जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं होते, मतलब उनका आर्थिक स्थिति ऐसी होती है उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। तो आपको उनको फॉरगेटिव या फिर नेग्लेक्ट नहीं करना है, उनको करना क्या है, उनको समावेशन करना है। यानी कि जो बच्चे हैं उनसे कहो कि उनको इंक्लूसिव करें और आपको भी इंक्लूसिव करना है। उनको बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास दे करके उनको जो बच्चे इंटेलिजेंस है उनमें क्या करना है, सम्मिलित करना है एक तरीके से, वही होती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। अब देखो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें डायग्नोस्ट किया, रिमेडियल किया, हमें पता लगा कि बच्चा उस चीज में सब्जेक्ट में या फिर मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में, बाय द वे कोई भी सब्जेक्ट में बच्चा क्या है, वीक है, या फिर आप कह सकते हैं एक स्पेशल बच्चा है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, स्पेशल दिव्यांग बच्चे होते हैं, या फिर एक तरीके से हेयरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा है। तो उनको अगर आपको पता है कि वो बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, तो बच्चों को थोड़ा सा इंक्लूसिव करने के लिए, क्या करने के लिए, समावेशन। इंक्लूसिव का मतलब होता है एक तरीके से सभी को समान नजरिए से देखना। उनको इंक्लूसिव करने के लिए उनकी क्या करोगे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास लोगे, 1 घंटा आप लंच में भी ले सकते हो या फिर स्कूल खत्म होने के बाद भी ले सकते हो। ये कहलाता है इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग। यानी किस सब्जेक्ट में बच्चा क्या रह गया, अकेला रह गया, किस सब्जेक्ट में बच्चा वीक है, किस सब्जेक्ट में बच्चा इंटीग्रेटेड हो रहा है, तो आपको इंटीग्रेटेड के माध्यम से इंक्लूसिव करना है। यानी कि बच्चों को उन कक्ष में जो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें उसमें पढ़ा करके बाद में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास ली जाती है वही कहते हैं इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग। अब बात करते हैं यहाँ पे लैंग्वेज डिसऑर्डर। देखो लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या होता है कि बच्चों में काफी सारी जो लैंग्वेज डिसऑर्डर की जो क्षमताएं होती है वो विकसित नहीं हो पाती हैं। जैसे कि बच्चे बोल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, बोलते सुनते सही है और उन्हें समझ भी आता है पर लेकिन वो लिखते गलत हैं। जैसे कि हमने बोला कि आपको एल लिखना है, तो एल वो ऐसे नहीं लिखेंगे, एल को थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे। ये आपकी डिस्ग्राफिया में आती है, यानी कि डिस्ग्राफिया, अफेजिया, डिस्ग्राफिया, डिसअफेजिया, ये सब क्या होती है, हमारी डिसलेक्सिया, ये सब हमारी लैंग्वेज डिसऑर्डर होती है। यानी कि ये कॉमन सभी बच्चों में पाई जाती हैं और जिस बच्चे में ज्यादा पाई जाती है हम उसको क्या कहेंगे, लैंग्वेज डिसऑर्डर कहेंगे। और आगे बात करते हैं हम कुछ नेगेटिव शब्द और कुछ पॉजिटिव शब्द जो कि सीटेट में सबसे ज्यादा बेस वही माने जाते हैं। आगे देखते हैं, मैं बंद करता हूं। देखो सीटेट में कुछ नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स आते हैं। आपको इनको बहुत ही रियर ध्यान रखना है कि नेगेटिव वर्ड्स कौन से या पॉजिटिव कौन से। अब देखो नेगेटिव में कभी आपको नॉट और आपको एक्सेप्ट दिख जाए ना, तो वो मान के चलना हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ऑलवेज नेगेटिव आएगा। अब देखो नो कंफर्ट ऑफ टीचिंग, नो कंफर्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग या फिर यहां पर आ जाए टीचर। एनसीएफ चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हमेशा याद रखना है कभी टीचर को कंफर्ट नहीं फील कराना है और ना ही आपकी टीचिंग कंफर्ट होनी चाहिए। मतलब बच्चे के ऑडियंस अगेंस्ट नहीं बोलना है, बच्चों के बराबर, बच्चों के हित में बोलना है आपको। बच्चों के हमेशा हित में बोलोगे, ना ही बच्चों के खिलाफ। अगर आप ऐसा करोगे तो मतलब आप मान के चलो एक नेगेटिव में पहुंच जाएगा आपका क्वेश्चन। अब देखो रोड लर्निंग, मेमोराइजिंग एंड क्रेम। रोड लर्निंग के लिए भी एनसीएफ मना करता है और मेमोराइज के भी लिए एनसीएफ मना करता है और क्रेम के लिए भी एनसीएफ मना करता है। ये सब हमारे तीनों नेगेटिव हैं। अब देखो आगे बात करते हैं एक्टिविटी, इंक्वायरी और इंटरेक्शन।
एक्टिविटी, इंक्वायरी, इंटरेक्शन, ये हमारे पॉजिटिव होते हैं क्योंकि एक्टिविटी में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा माइंड में ये कॉन्सेप्ट लेके चलना जब सीटेट का पेपर देने के लिए जाओ आप, कि बच्चा किसमें क्या एक्टिव ज्यादा है। जिस टॉपिक में बच्चा एक्टिव रहेगा उसी को आपको डन करना है, उसी पे आपको फिलअप करना है, क्योंकि जब बच्चे की सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखी जाती है। अब बात करते हैं रियल एक्सपीरियंशन ऑफ द चाइल्ड। देखो बच्चा सबसे ज्यादा जो वास्तविकता से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, मतलब एक्टिविटी होनी चाहिए और वास्तविकता में वो कितना वर्क कर रहा है उससे रिलेटेड है। अब मदर टंग की अगर बात करें, बच्चे की मदर टंग को नेग्लेक्ट नहीं करना है, मदर टंग को सपोर्ट करना है और मदर टंग को सभी टीचरों को क्या करना है, अपनाना है। मदर टंग को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि बच्चा जिस एरिया से आता है हो सकता है वहां कुछ और बोली जाती हो। बच्चे हैं जो क्लासरूम में होते हैं वहां कुछ बच्चे, मतलब 30 प्रकार के बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं तो 30 प्रकार की भाषाएं लेकर के आते हैं। उनकी मदर टंग को आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो आपके एक्सप्रेशन से संबंधित होते हैं कि बच्चा एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, थॉट क्या दे रहा है, बच्चा विचार विचलित क्या कर रहा है। अब बात करते हैं ब्रेन स्ट्रूमिंग की। देखो ब्रेन स्ट्रूमिंग से मतलब होता है आप बच्चों को छोटे छोटे से टास्क देते हो, जिससे क्या होता है बच्चे का मानसिक विकास होता है। जैसे कि आपने कुछ प्रोजेक्ट दिया, वैसे छोटे छोटे बच्चों को प्रोजेक्ट तो नहीं दिया जाता, पर लेकिन आप मान के चलो कोई पेड़ लगाने के लिए बोलते हो कि बच्चों को पेड़ लगाओ, तो बच्चे क्या होंगे, क्यूरियोसिटी आएगी उनमें और धीरे धीरे उनका मानसिक विकास होगा और सेंसिटिव बनेंगे बच्चे, जैसे कि पेड़ वगैरह लगाएंगे, क्योंकि उन बच्चों को पता है कि जैसे वो पेड़ लगाएंगे तो उस पेड़ के प्रति उनके अंदर खुद ही हितैषी पैदा हो जाएगी बच्चों के अंदर। अब देखो पीयर ट्यूटरिंग के बात करते हैं। पीयर ट्यूटरिंग है उसको सपोर्ट करना है, और ग्रुप डिस्कस है वो बच्चों के लिए ही होता है, जिसमें बच्चे अपने अपने विचार विमर्श विचलित करते हैं शिक्षक के सामने, वो आपके पीयर ट्यूटरिंग के अंदर आ जाता है और ग्रुप डिस्कस के अंदर आ जाता है। इनसे होता क्या है, इनसे ये होता है कि एक तो बच्चे का विकास होता है, किसका, मानसिक का विकास होता है, और बच्चे की जो भाषा है उसका विकास होता है। और बच्चा मतलब वो जो हेजिटेटेड होता है ना बच्चे दूसरों के सामने, जैसे कि आज मैं भी हेजिटेट हो रही हूँ क्योंकि मेरी सेकंड वीडियो है, उसी प्रकार से बच्चा हेजिटेशन का शिकार नहीं बनता अगर ग्रुप डिस्कस करना है, क्योंकि बच्चे के सेम एज के बच्चे होते हैं और उसमें बच्चा भर भर के अपने विचारों को बताता है। अब देखो कॉपरेशन और कोलैबोरेशन, ये पॉजिटिव में आती है। कहीं भी अगर दिख जाए कॉपरेशन और कोलैबोरेशन तो आपको मार्क देना है, ठीक है, कि हाँ ये राइट है। पर आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने ज्यादातर देखा है जब पेपर आता है तो आगे का वर्ड तो दिख रहा है कॉपरेशन और कोलैबोरेशन, और लेकिन बाद में जो शब्द आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आपको जो क्वेश्चन के जो जितने भी सारे जो ऑप्शन है उसको केयरफुली पढ़ना है, चारों ऑप्शनों को, बाद में ही आपको क्या करना है, टिक करना है। अब देखो ऑल ऑफ दिस में क्या होता है, सारे सही है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक वॉपिक तो कुछ नहीं है, ये मतलब आपके ऑप्शन आते हैं वही है। ऑल ऑफ दिस में क्या होता है, अगर आपके 3 सही है 1 गलत है तो वो भी क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो सीटेट जो पेपर बनता है वो हमेशा पॉजिटिविटी में बनता है, नेगलेक्ट तो काफी कम ही आता है। तो ऑल ऑफ दीज मान के चलो वो हमारा पॉजिटिव में ही आता है, कोई रेयर केस में ही नेगेटिव में जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन किए हैं। देखो क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जैसे कि क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दोनों ही आते हैं, तो आप किसको वेरिएशन दोगे, आप इसको ज्यादा वैरियता दोगे बजाय किसकी, क्लोज एंडेड की। अगर उसने क्वेश्चन पूछा है, ऐसे मान के चलो उसने एक बता दिया कि मैं रेगिस्तान पूछ रहा हूं, मान के चलो उसने क्वेश्चन में आया है कि रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है, तो आपको क्लोज एंडेड है या फिर ओपन एंडेड है। तो रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है तो आपको ओब्वियसली पता है कि आपका क्लोज एंडेड है। पर लेकिन आपको ना उसने क्वेश्चन ये दे रखा है कि आप इन दोनों में से मतलब निम्नलिखित में से किसको वैरियता ज्यादा दोगे, तो आप किसको दोगे, ओपन एंडेड को। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा एक टॉपिक और है, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। देखो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, विजुअल है, विजुअल होगा आई थिंक। देखो
कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। डाइवर्जन देखो, कन्वर्जन से क्या होता है, देखो ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते, थोड़ा सी जगह स्पेस नहीं बची थी, मैं आपको पहले ही बताना था। देखो कन्वर्जन में क्या होता है, मतलब आप शुरू से जो तरीका है वो करते हुए आ रहे हो, ठीक है। और डाइवर्जन में क्या होता है, वो थिंकिंग प्रोसेस होती है एक तरीके से अलग अलग से। जैसे कि आपको टीचर ने कोई टॉपिक दिया, तो आपको ये टॉपिक दिया, तो आप इसकी अलग अलग सोचने की क्या करते हो, क्षमताएं रखते हो, या फिर ये तरीका अपनाते हो अलग अलग। आपका जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन में क्या होता है, एक तरीके से एक सिरोध रेखा में चलता है एक तरीके से। जैसे कि आप कह सकते हो तरीके काफी सारे थे, पर लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक ही तरीका अपना रहे हो। इन सबको क्या कर रहे हो, एक ही तरीका अपना रहे हो, अंदर की तरफ में, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ लेके आ रहे हो, एक ही तरीका अपना रहे हो। और ये डाइवर्जेंट में क्या होता है, अलग अलग तरीका अपना रहे हो अपने प्रोजेक्ट को फिलअप करने के लिए। देखो ये कुछ वर्ड्स थे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आई होप यू कि आप सभी को ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और ये जो मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव आपको बताए हैं वो भी पसंद आया होगा। और इससे ब्रेक लेते हैं और कल मिलते हैं। थैंक यू वॉच।